हाय स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। देखो बच्चों, जो प्रीवियस क्लास थी उस प्रीवियस क्लास में हम चैप्टर नंबर 28 यानी कि मानव में जनतंत्र उसको आपके बारे उसके बारे में हम आपको अध्ययन करा रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने बताया था बेटा रिप्रोडक्शन क्या है यानी कि जन्म क्या है। तो प्रत्येक जीव के अंदर अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को हम यानी कि जनन कहते हैं। अब मनुष्य के अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि मनुष्य के अंदर स्पष्ट जो लैंगिक द्विरूपता है वो पाई जाती है। स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता का मतलब ये होता है बेटा कि उनके अंदर नर और मादा को हम आराम से बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचान सकते हैं। जैसे आप जानते हो सभी बेटा, जो होता है नर मेल होता है, जो जेंट्स होता है उसमें दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का भारी होना यानी कि वृषणों का पाया जाना, ये सभी बाह्य लक्षण। ऐसे अगर मादा की बात करें, हम स्त्री की अगर हम बात करें, महिला की अगर हम बात करें, महिला जीव की अगर हम बात करें किसी की भी, तो उसके अंदर स्तन ग्रंथियों का पाया जाना, आवाज का पतला होना, इसके अलावा दाढ़ी मूंछों का नहीं होना, ये क्या है सभी बेटा, ये मादा के लक्षण है। तो नर और मादा दोनों को हम बाह्य लक्षणों के आधार पर आसानी से उनमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अब मानव का जो यानी कि नर जनन तंत्र है वो दो भागों में पाया जाता है। यानी कि जो मानव का जो जनन तंत्र है वो दो भागों में होता है, एक होता है नर जनन तंत्र, एक होता है मादा जनन तंत्र। अब सबसे पहला हम अध्ययन कर रहे थे बेटा मानव का नर जनन तंत्र। अब मानव का जो यानी कि नर जनन तंत्र था उसके अंदर हमने आपको ये बताया कि मानव का जो मनुष्य का जो नर जनन तंत्र है वो जो जघन क्षेत्र पेल्विस क्षेत्र है वहां पाया जाता है, जिसमें दो घटक थे बेटा। एक तो प्राथमिक जननांग के रूप में था आपका यानी कि वृषण, दूसरा था सहायक जननांग में अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, शिशन और सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी बेटा, प्रोस्टेट और काउपर्स ग्रंथि। अब मनुष्य का जो वो है नर जनन तंत्र, उसका डायग्राम आपके सामने है, ये उसका डायग्राम है, देख लीजिए आप। ये वृषण है, ये इनके ऊपर अधिवृषण है और ये क्या है बेटा वृषण कोश। ये शुक्राशय है ये वाला, ये शुक्रवाहिनियां हैं, ये प्रोस्टेट ग्रंथि, ये काउपर्स ग्रंथि, ये है आपका शिशन और ये है मूत्र जनन क्षेत्र। तो ये आपकी स्ट्रक्चर है। अब सबसे पहला जो पॉइंट था इसके अंदर वो था बेटा आपका वृषण यानी कि टेस्टिस। तो मनुष्य के अंदर एक जोड़ी, कितने बेटा, एक जोड़ी जो वृषण है वो उधर गुहा से बाहर पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी बाह्य अगर हमने जो संरचना थी उसके बारे में भी आपको अध्ययन कराया। बाह्य संरचना की अगर हम बात करें तो वृषण के ऊपर दो आवरण होते हैं। वृषण के ऊपर कितने आवरण, दो आवरण है। बाह्य आवरण तो इसका कहलाता है ट्यूनिका वेजिनैलिस और आंतरिक जो आवरण है वो कहलाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है ये वृषण के अंदर यानी कि धंसकर इस वृषण को लगभग 250 से 300 कक्षों में बांट देता है। ये जो कक्ष हैं इनको हम वृषणपाली या वृषणपट कहते हैं। इस तरह से 250 से 300 कक्ष होंगे जिनको हम वृषणपाली कहेंगे। वृषणपाली के अंदर, प्रत्येक वृषणपाली के अंदर बात करें हम तो 2 से 3 कुंडलित संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम शुक्रजनन नलिकाएं कहते हैं। ये जो शुक्रजनन जो नलिकाएं हैं ये नलिका वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। शुक्रजनन नलिकाएं हैं ये वृषण के शीर्ष भाग में पहुंचकर एक जाल बनाती हैं। इस जाल को हम वृषण जालक कहते हैं। वृषण जालक से लगभग 15 से 20 कुंडलित संरचनाएं निकलती हैं जिनको हम शुक्रवाहिका या अपवाहिका कहते हैं, जो कि अधिवृषण के शीर्ष भाग में जाकर खुलती है। ये वृषण, अब वृषण की आंतरिक संरचना की बात कर रहे थे हम, आंतरिक संरचना की बात कर लें हम। आंतरिक संरचना ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंतरिक संरचना देखिए बेटा, वृषण की आंतरिक संरचना की बात करें
देखिए ये वृषण है, इसकी टीएस काट दी हमने, इसकी टीएस काट दी, इसके अंदर क्या है, शुक्रजनन नलिकाएं, ये रही शुक्रजनन नलिकाएं। ये जो शुक्रजनन नलिकाएं हैं ये बेटा गोलाकार दिखाई देती हैं। कैसी दिखाई देती हैं, गोलाकार दिखाई देती हैं। ठीक है बेटा, गोलाकार है। ये कोई नली है बेटा, इस तरह की शुक्रजनन नलिका है, इसको हमने ऐसे काट दिया तो ऊपरा भाग कैसा होगा इसका, गोलाकार। कैसा होगा, गोलाकार। इसके ऊपर दो आवरण होंगे बेटा, कितने आवरण होंगे, दो आवरण। ये जो बाह्य आवरण होता है ये पतला होता है, कैसा होता है बेटा, पतला, जिसको ट्यून का प्रोस्पेरिया कहते हैं। ट्यून का प्रोस्पेरिया कहते हैं। अंत जो आवरण होता है वो मोटा होता है, जिसको हम कहते हैं जनन उपकला होता है। इसको क्या कहेंगे बेटा हम, आंतरिक स्तर को ये मोटा भाग ला है। कैसा है बेटा, आंतरिक संरचना की बात कर रहे हैं हम। तो वृषण की जब हम टीएस बनाएंगे तो उसके अंदर शुक्रजनन नलिकाएं हैं वो गोलाकार दिखाई देती हैं। कैसी दिखाई देती हैं, गोलाकार दिखाई देती हैं, जिनका बाह्य आवरण पतला होता है। बाह्य आवरण जो पतला होता है, इस पतले आवरण को हम ट्यून का प्रोस्पेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यून का प्रोस्पेरिया। और अंत जो आवरण है वो मोटा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, यानी कि जनन उपकला कहते हैं। इसके अंदर दो सेल्स होंगी बेटा, एक तो है बेटा शुक्राणु जननीय सेल, शुक्राणु जननीय सेल, या इनको हम आदि जनन सेल भी कहते हैं, आदि जनन सेल कहते हैं। अर्थात इनके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। आदि जनन जो सेल्स हैं, शुक्राणु जननीय सेल्स हैं, तो इनके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण किया जाता है। दूसरी जो सेल्स हैं वो देखिए आप, दूसरी सेल्स है बेटा आपकी, यानी कि सर्टोली सेल। कौन सी है बेटा, यानी कि सर्टोली सेल्स। इनकी अगर हम बात करें, ध्यान से समझ बेटा, पहली है शुक्राणु जननीय, इनमें शुक्राणु का निर्माण होता है। दूसरी सेल्स है बेटा आपकी सर्टोली सेल्स। अब इसको देखिए आप, सर्टोली सेल्स की बात कर रहे हैं हम। तो ये जो सेल्स हैं ये संख्या में कम लेकिन बड़े आकार की होती हैं। इनको हम बेटा यानी कि नर्स सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नर्स सेल्स। अब सर्टोली सेल्स की बात कर रहे हैं, तो ये संख्या में कम लेकिन बड़े आकार की होती हैं। इनका जो मुख्य कार्य है बेटा वो है शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। इनका जो मुख्य कार्य है वो क्या है, जो स्पर्म हैं, जो शुक्राणु हैं, उन शुक्राणुओं को यानी कि पोषण प्रदान करना इनका मुख्य कार्य होता है। इसके अलावा इन कोशिकाओं के द्वारा, इसके अलावा इन कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणु उत्पादन को प्रेरित करने वाले हार्मोन FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का नियमन करने वाले इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। इनहिबिन ये एक प्रकार की प्रोटीन है बेटा। क्या है, प्रोटीन। और प्रोटीन क्या होती है बेटा, हार्मोन्स होती है। क्या होती है, हार्मोन्स होती है। तो इनका मुख्य कार्य क्या है बेटा, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। मुख्य कार्य क्या है इनका, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। लेकिन इसके अलावा शुक्राणुओं के उत्पादन को प्रेरित करने वाले हार्मोन FSH के नियमन करना वाला जो हार्मोन है, इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन का स्रावण किया जाता है, जो कि एंटी वाइंडिंग का कार्य करता है। किसका कार्य करता है बेटा, एंटी वाइंडिंग का कार्य करता है। किसका करता है, एंटी वाइंडिंग का कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप शुक्राणु आपस में चिपकते नहीं है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई। कौन सी सेल्स, सर्टोली सेल्स। ये संख्या में कम लेकिन आकार में बड़ी होती हैं या बड़े आकार की होती हैं। इनका मुख्य कार्य शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना होता है। इसके अलावा
इसके अलावा शुक्राणु उत्पादन को प्रेरित करने वाले हार्मोन FSH के नियमन करने वाले इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन्स का स्रावण किया जाता है, जो कि एंटी वाइंडिंग का कार्य करता है। किसका कार्य करता है बेटा? एंटी वाइंडिंग का कार्य करता है, जो कि जिसके फलस्वरूप शुक्राणु आपस में चिपकते नहीं हैं। इन कोशिकाओं के मध्य में, अर्थात इनके मध्य में, सर्टोली कोशिकाओं के मध्य में, ये सर्टोली सेल्स हैं, इनके मध्य में विशिष्ट, इनका जो अंतराल है, ये अंतराल है, इनके अंतराल में विशिष्ट प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, जिनको हम अंतराली सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अंतराली सेल्स कहते हैं, जिनके द्वारा नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किया जाता है, जो कि मनुष्य के अंदर अर्थात नर के अंदर द्वितीयक गौण लक्षणों का निर्धारण करता है। ये आपकी दोनों सेल्स हो गई बेटा, सबसे पहले शुक्राणुजन्य सेल्स और दूसरी हो गई आपकी सर्टोली सेल्स। प्रश्न की आंतरिक संरचना थी ये बेटा, एक बार इसको रिवाइज कर देता हूं बेटा आपको। ये प्रश्न है बेटा, एक जोड़ी है प्रश्न की। जब हमने टीएस बनाई, इसको ऐसे अंतस्थ काटी इसकी, तो इसके अंदर जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं, ये शुक्र जनन नलिकाएं गोलाकार दिखाई देती। ये नली है बेटा, इसको काटेंगे तो गोलाकार दिखाई देगी, नहीं देगी? इस पर दो आवरण पाए जाते हैं, बाह्य आवरण पतला होता है, जिसको ट्यूनिका प्रोस्पेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ट्यूनिका प्रोस्पेरिया कहते हैं। अंतः आवरण थोड़ा सा मोटा होता है, जिसको हम जननोपकला कहते हैं। ये जो जननोपकला है, इसमें दो प्रकार की सेल्स है बेटा। पहली सेल्स है आपके सामने शुक्राणु जननीय सेल, और दूसरी है सर्टोली सेल्स, जिसको हम यानी कि नर्स सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नर्स सेल्स भी कहते हैं। सबसे पहले शुक्राणु, अगर जननीय सेल्स की बात करें हम, तो इनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, अर्थात इन कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण किया जाता है। दूसरी है बेटा आपके सामने सर्टोली सेल्स। ये संख्या में तो कम होती हैं, लेकिन बड़े आकार की होती हैं। ये संख्या में कम लेकिन बड़े आकार की होती हैं। इनका जो मुख्य कार्य है, मुख्य फंक्शन है, वो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना होता है। क्या होता है बेटा? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान यानी कि करना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये शुक्राणु उत्पादन को प्रेरित करने वाले हार्मोन एफएसएच का नियमन करने वाले इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन्स का स्रावण किया जाता है, जो कि एंटी बाइंडिंग की रूप में कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप जो शुक्राणु हैं वो शुक्राणु आपस में चिपकते नहीं हैं। इसके अलावा इनके मध्य जो अवकाश है, उस अवकाश में विशिष्ट प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। ये जो सेल्स हैं, इन सेल्सों को हम अंतराली या लीडिंग सेल्स कहते हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती हैं। ये नर के अंदर द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करती हैं, जैसे आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछों का आना। ठीक है, तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा नियंत्रण होता है। यहाँ तक बेटा आपको कोई समस्या? ये आपका पहला जो प्राथमिक जो जननांग है वो था वृषण, वो आपका समाप्त हो चुका है, प्राथमिक जननांग। अब दूसरा बेटा यहाँ देखिए, आप वृषण जब जैसे ही खत्म होता है तो दूसरा आपका पॉइंट आता है जो कि सहायक जननांग में है। किसमें बेटा? सहायक जननांग में। सहायक जननांग में कौन है आपका? अधिवृषण। तो दूसरा पॉइंट, पहला था आपका वृषण और दूसरा हो जाएगा बेटा आपका अधिवृषण। अधिवृषण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला खत्म हो गया बेटा आपका, दूसरा है अधिवृषण।
अधिवृषण। इसको देखिए बेटा, देखो अधिवृषण क्या होता है। सबसे पहली बात, ये आपका वृषण हो गया बेटा और ये अधिवृषण। ये आपका वृषण, यहां देख लीजिए आप स्ट्रक्चर में, ये वृषण हो गया बेटा आपका, ये है वृषण रज्जु, ठीक है। कोरोनिकुलम की सहायता से ये ऐसे इनसे यानी कि जुड़े हुए होते हैं, ठीक है बेटा। ये वृषण और इसके ऊपर क्या पाई जा रही है, अधिवृषण। अब यहां संरचना देख लीजिए आप, ये वृषण वाला पार्ट है, ये इसका अधिवृषण। अब सुनो आप, अधिवृषण की बात करें तो वृषण के ऊपर, वृषण के ऊपर अत्यधिक कुंडलित कोमा के आकार की संरचना पाई जाती है, जिसे हम अधिवृषण कहते हैं। ध्यान से समझना है, वृषण के ऊपर अत्यधिक कुंडलित, वृषण के ऊपर अत्यधिक कुंडलित एक कोमा के आकार की संरचना पाई जाती है, इसे हम अधिवृषण कहते हैं। अधिवृषण के शीर्ष भाग में शुक्रवाहिका या अपवाहिका खुलती है। अधिवृषण की लंबाई लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है बेटा, 6 से 7 सेंटीमीटर होती है, लेकिन वट कुंडलित होने के कारण इसकी लंबाई मात्र 2 से 3 सेंटीमीटर रह जाती है। अधिवृषण की बात करने बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अधिवृषण क्या है, अधिवृषण के प्रकारों को समझाते हुए अधिवृषण के फंक्शन यानी कि कार्यों को स्पष्ट कीजिए। तो बेटा अधिवृषण, ये आपकी स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, वृषण के ऊपर अत्यधिक कुंडलित, वृषण के शीर्ष भाग पर या वृषण के ऊपर अत्यधिक कुंडलित कोमा के आकार की संरचना पाई जाती है, जिसे हम अधिवृषण कहते हैं। इसके शीर्ष भाग में क्या खुलती है, शुक्रवाहिका या अपवाहिका खुलती है। अधिवृषण की जो लंबाई है वो लगभग कितनी होती है बेटा, 6 से 7 सेंटीमीटर होती है, लेकिन कुंडलित होने के कारण 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। इसके 3 भाग होते हैं। इसकी संरचना में कितने भाग होते हैं बेटा, 3 भाग होते हैं। संरचना में 3 पार्ट होते हैं। देखो बेटा, पहला पार्ट है शीर्ष अधिवृषण, दूसरा पार्ट है मध्य अधिवृषण और तीसरा है बेटा पश्च अधिवृषण। कितने पार्ट हो गए बेटा, 3 हो गए। पहला कौन सा है, शीर्ष अधिवृषण, दूसरा कौन सा है बेटा, पहला है शीर्ष अधिवृषण, दूसरा है मध्य अधिवृषण, तीसरा है पश्च। तीनों आपकी डायग्राम के अंदर देखें, शीर्ष मध्य पश्च। सबसे पहले शीर्ष के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं, शीर्ष के बारे में। तो यह अधिवृषण का शीर्ष एवं चौड़ा भाग होता है। यह अधिवृषण का शीर्ष एवं चौड़ा भाग होता है, जिसमें शुक्रवाहिका खुलती है, जिसमें शुक्रवाहिका खुलती है। क्या खुलती है बेटा, शुक्रवाहिका या अपवाहिका नलिकाएं खुलती हैं। शीर्ष अधिवृषण की बात कर रहे हैं बेटा हम, तो यह अधिवृषण का शीर्ष एवं चौड़ा भाग होता है, जिसमें शुक्रवाहिका या अपवाहिका नलिकाएं खुलती हैं। मध्य अधिवृषण की अगर हम बात करें, ये मध्य वाला पार्ट है, तो ये अधिवृषण का मध्य भाग होता है। ये है अधिवृषण का मध्य भाग होता है। तीसरा है बेटा पश्च अधिवृषण। कौन सा है, पश्च। तो यह अधिवृषण का पश्च अर्थात पीछे का एवं पतला भाग होता है, जिसमें शुक्रवाहिनी खुलती है, जो कि शुक्रवाहिनी में खुलता है। कहां खुलता है बेटा, शुक्रवाहिनी में खुलता है। कौन, पश्च जो अधिवृषण है, ये शुक्रवाहिनी के अंदर खुलता है। क्या खुलता है बेटा, शुक्रवाहिनी के अंदर खुलता है। तो अधिवृषण हो गया बेटा।
अधिवृषण क्या है? वृषण के ऊपर या वृषण के शीर्ष भाग पर अत्यधिक कुंडलित कौवा के आकार की संरचना पाई जाती है, जिसे हम अधिवृषण कहते हैं। अधिवृषण में शुक्र वाहिनियां अर्थात जो शुक्र वाहिका है अपवाहिका वो जाकर खुलती हैं। इसकी लंबाई लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर होती है, लेकिन कुंडलित होने के कारण 2 से 3 सेंटीमीटर में दिखाई देती है। इसकी संरचना में 3 भाग होते हैं, शीर्ष अधिवृषण, मध्य अधिवृषण, पश्च अधिवृषण। शीर्ष अधिवृषण की अगर हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? शीर्ष अधिवृषण की बात कर रहे हैं, तो यह अधिवृषण का शीर्ष एवं चौड़ा भाग होता है, जिसमें शुक्र वाहिका या अपवाहिका नलिकाएं खुलती हैं। मध्य अधिवृषण की बात करें तो यह अधिवृषण का मध्य भाग होता है। पश्च अधिवृषण की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पश्च अधिवृषण की बात करते हैं, तो यह अधिवृषण का पश्च एवं पतला भाग होता है, जो कि शुक्र वाहिनी के अंदर खुलता है। अब हम इसके कार्यों की बात करें, हम फंक्शन की बात करें, हम अधिवृषण के कार्य, तो सबसे पहला कार्य यह शुक्राणुओं का संग्रह करता है। यह शुक्राणुओं का संग्रह करता है। क्या करता है बेटा? संग्रह करता है। यह शुक्राणुओं का संग्रह करता है। पहला कार्य हो गया आपका, शुक्राणुओं का संग्रह करता है। दूसरे कार्य की अगर हम बात करें, दूसरा कार्य क्या हो जाएगा बेटा? देखिए आप, पहला कार्य शुक्राणु का संग्रह करना, दूसरा अधिवृषण में शुक्राणु निषेचन की क्षमता अर्जित करता है, निषेचन की योग्यता अर्जित करता है, जिसे हम योग्यतार्जन कहते हैं। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, योग्यतार्जन क्या होता है? तो अधिवृषण में जो शुक्राणु है वह निषेचन की क्षमता अर्जित करता है, जिसे हम योग्यतार्जन कहते हैं। तीसरा, यह शुक्राणुओं को पोषण एवं गति प्रदान करने का कार्य करता है, अर्थात अधिवृषण के अंदर जो शुक्राणु हैं वो पोषण एवं गतिशीलता प्रदान करते हैं। तो 3 फंक्शन हो गए बेटा। अस्थायी संग्रह करता है, कैसा करता है बेटा? अस्थायी संग्रह करता है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो यह जो शुक्राणु जो हैं ये अधिवृषणों में निषेचन की क्षमता अर्जित करते हैं, जिसे हम योग्यतार्जन कहते हैं। अधिवृषणों में तीसरा फंक्शन यह है कि अधिवृषण के अंदर शुक्राणु पोषण प्राप्त करता है, इसके अलावा गतिशीलता भी प्राप्त करता है। तो ये अधिवृषण वाला टॉपिक हो गया बेटा। अधिवृषण क्या है? ठीक है बेटा, अधिवृषण के प्रकार और अधिवृषण के कार्य। अब नेक्स्ट की ओर बढ़े तो बेटा शुक्र वाहिनी, फिर शुक्राशय, फिर आपका सिसन, फिर आपकी सहायक ग्रंथियां, प्रोस्टेट ग्रंथियां और काउपर्स ग्रंथियां। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका नरजनन तंत्र हो जाएगा। अब मैं बेटा इसको थोड़ा सा लिखा देता हूं, तो आप लिख लीजिए। ठीक है बेटा, अपनी नोटबुक उठाइए और नोटबुक उठाकर आप लिखने का यानी कि श्रम करें। लिखिए बेटा। चैप्टर नंबर 28 मानव का जनन तंत्र, मानव में जनन तंत्र। चैप्टर का नाम लिख लीजिए बेटा, नोटबुक उठाइए, उसमें लिखिए चैप्टर नंबर 28 मानव में जनन तंत्र। और सबसे पहले हेडिंग लिखिए आप जनन। सबसे पहले हेडिंग लिखिए बेटा आप जनन, लिखिए हेडिंग। इसके अंदर लिखिए बेटा आप हेडिंग लिखिए बेटा जनन। जीवों के द्वारा हेड डाल के लिखिए बेटा जनन में लिखिए आप जीवों के द्वारा अपने समान
हेडिंग लिखिए बेटा आप, यानी कि जनन, और इसमें लिखिए आप जनन में लिखना है आपको, जनन हेडिंग डाल के लिखिए। पहली हेडिंग हो गई आपकी बेटा जनन हेडिंग, जनन। इसमें लिखिए आप जीवों के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की, जीवों के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। जीवों के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है एवं स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। एवं स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। अर्थात नर व मादा को, अर्थात नर व मादा को बाह्य लक्षणों के आधार पर, अर्थात नर व मादा को बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। जैसे नर में प्रसरणों का पाया जाना, जैसे नर में प्रसरणों का पाया जाना, आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछों का आना, जैसे नर में प्रसरणों का पाया जाना, आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछों का आना, जबकि मादा में स्तन ग्रंथियों का पाया जाना, जबकि मादा में स्तन ग्रंथियों का पाया जाना, आवाज का पतली होना इत्यादि। स्तन ग्रंथियों का पाया जाना, आवाज का पतली होना इत्यादि। हेडिंग लिखिए बेटा आप नर जनन तंत्र, इसके बाद हेडिंग लिखेंगे बेटा आप नर जनन तंत्र। मानव का नर जनन तंत्र, हेडिंग लिखिए बेटा मानव का नर जनन तंत्र। लिखिए बेटा मानव में नर जनन तंत्र, मानव में नर जनन तंत्र पैल्विक अर्थात श्रोणि क्षेत्र में, मानव में नर जनन तंत्र श्रोणि क्षेत्र में पाया जाता है। मानव में नर जनन तंत्र
श्रोणि क्षेत्र में पाया जाता है। श्रोणि क्षेत्र में पाया जाता है जिसमें दो मुख्य घटक पाए जाते हैं। दो मुख्य घटक पाए जाते हैं। दोनों को लिख लीजिए बेटा आप। लिख लीजिए बेटा। जिसमें मुख्य दो घटक पाए जाते हैं। पहला है बेटा आपका प्राथमिक जननांग, वृषण एक जोड़ी, सहायक जननांग में अधिवृषण एक जोड़ी, शुक्रवाहिनी एक जोड़ी, शुक्राशय एक, शिशन एक, सहायक ग्रंथि दो, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथि। दोनों को लिख लीजिए आप। इसको लिखने के बाद नंबर 1 हेडिंग लिखिए बेटा आप वृषण। नंबर 1 हेडिंग लिखिए आप वृषण। नंबर 1 वृषण। इंग्लिश में टेस्टीज कहते हैं बेटा इसको, टेस्टीज। देखिए बेटा, मानव में एक जोड़ी वृषण, मानव में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। मानव में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं जो कि अंडाकार गुलाबी रंग के, जो कि अंडाकार गुलाबी रंग के 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़े और 10 से 15 ग्राम वजन के होते हैं। मानव में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं जो कि अंडाकार गुलाबी रंग के 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़े और 10 से 15 ग्राम वजन के होते हैं। नेक्स्ट लाइन से बेटा डैश करके लिखो। वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोषों में पाए जाते हैं। वृषण कोषों में पाए जाते हैं क्योंकि उदर गुहा का तापमान, क्योंकि उदर गुहा का तापमान
वृषण कोशों के तापमान से, क्योंकि उदर गुहा का तापमान वृषण कोशों के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है। इसलिए उदर गुहा में शुक्र जनन की क्रिया नहीं हो पाती है। इसलिए उदर गुहा में शुक्र जनन की क्रिया नहीं हो पाती है। अतः जन्म से कुछ समय पहले वृषण कोशों में आ जाते हैं। इसलिए जन्म से कुछ समय पहले वृषण कोशों में आ जाते हैं। ये वृषण कोशों की दीवार से गुबरनेकुलम तंतुओं की सहायता से जुड़े होते हैं। गुबरनेकुलम तंतुओं से जुड़े होते हैं। नोट डालकर एक लाइन लिख लीजिए मात्र बस इसमें। नोट डालकर लिख लीजिए बेटा। कभी कभी वृषण कोशों में वृषण कोशों में नहीं उतर पाते हैं। इस अवस्था को कभी वृषण कोशों में नहीं उतर पाते हैं। इस अवस्था को क्रिप्टोपोडिज्म कहते हैं। इस अवस्था को क्रिप्टोपोडिज्म कहते हैं। क्रिप्टोपोडिज्म कहते हैं। ये लिख लीजिए बेटा आप।